नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम म्यूटेशन में समझ रहे हैं, वो है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। अभी तक हमने म्यूटेशन में कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये हमने समझा है। अब हम म्यूटेशन के टाइप समझेंगे। म्यूटेशन के टाइप में कौन सी टर्म, किसका क्या मीनिंग है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। मतलब टर्मिनोलॉजी यहाँ इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी टर्म का क्या मीनिंग निकलता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को समझाने के लिए ये बच्चों यहाँ पर सबसे पहले एक सेल लेते हैं। इस सेल के अंदर यहाँ समझाने के लिए जिसमें 2x = 6 क्रोमोसोम है, ये सेल ली गई। इस सेल में यहाँ 2x = 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब इसमें अलग अलग तरह से म्यूटेशन करा सकते हैं। क्या क्या म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी होती है वो हम चेक करते हैं। यहाँ पर पहले मुझे बताओ क्रोमोसोम के सेट कितने हैं। यहाँ पर 1 2 3 मान लीजिए, इसको नाम दीजिए 1, इसको 2, इसको 3, तो 1 2 3 का एक सेट है और 1 2 3 का ये सेट है। मतलब यहाँ टोटल 2 सेट है, इसलिए इसको 2x लिख दिया। अब इनके अंदर जो म्यूटेशन कराते हैं, तो ये म्यूटेशन करने के बाद ये जो सेल थी नॉर्मल सेल यहाँ पर अभी ड्रॉ की है, ये वही नॉर्मल सेल ही है। अब इनमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला चेंज हो सकता है कि यहाँ पर पूरा एक सेट नया आ जाए। मतलब यहाँ 2 सेट थे, यहाँ पर 3 सेट आ जाए, सेट ही इंक्रीज हो जाए। तो सेट का इंक्रीज हो जाना ये भी अपने आप में एक म्यूटेशन होता है। तो सेट का इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इंक्रीज लिया है। अच्छा, अगर क्रोमोसोम के सेट इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, सेट पूरा का पूरा सेट इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को यूप्लॉइडी कहा जाता है। अब ये टर्म याद रखना है, मैंने कहा ना टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। यूप्लॉइडी वर्ड कब बोलते हैं? जब पूरे सेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए, तो उसी को नाम दे दिया जाता है यूप्लॉइडी, पूरे सेट का इंक्रीज हो जाना। अगला केस लेते हैं। यहां पर अभी बताओ सेट कितने हैं? 2 है। अब इन 2 सेट में बस यहां एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, पूरा सेट इंक्रीज नहीं हुआ है। केवल एक क्रोमोसोम का, सेट में एक क्रोमोसोम का इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना। यहां से क्रोमोसोम कम भी हो सकता था। तो एक क्रोमोसोम का कम या ज्यादा हो जाए तो यह भी अपने आप में एक तरह का म्यूटेशन होता है। अच्छा, यहां पर क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। सेट में क्रोमोसोम की नंबर इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो इसे स्पेशली कहा जाता है एन्यूप्लॉइडी। बात समझ में? यूप्लॉइडी कब बोलते हैं? जब पूरे सेट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए। इसमें सेट नहीं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो उसे हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अच्छा, ये तो था यूप्लॉइडी, ये था एन्यूप्लॉइडी, और इन दोनों को मिला के कंबाइंडली कहा जाता है हेट्रोप्लॉइडी। यानी हेट्रोप्लॉइडी 2 टाइप की होती है, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। सेट कम ज्यादा तो उसको कह देंगे यूप्लॉइडी, नंबर कम ज्यादा हो जाए तो एन्यूप्लॉइडी कह देते हैं। बात समझ में? और इन दोनों को मिला के क्या नाम दिया? हेट्रोप्लॉइडी। अब यहां देखो, यहां पे क्रोमोसोम के नंबर वही 6 है। यहां पर हुआ क्या कि यहां पर ये जो क्रोमोसोम ये वाला था, यहां इस क्रोमोसोम में कुछ स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो गई। आप देख रहे हैं इसकी एक काम यहां गायब हो गई। मुझे बताओ, सेट यहां पर अभी भी 2 है, नंबर यहां 6 थी, नंबर यहां भी 6 है। ना सेट की गड़बड़ है ना नंबर की गड़बड़ है, यहां पर इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो गई। मतलब इसका ये जो इतना सा पार्ट था, ये पार्ट यहां से लेके इतना सा पार्ट डिलीट हो गया। मतलब क्रोमोसोम का कुछ पार्ट, कुछ सेगमेंट डिलीट हो जाए या कुछ ऐड हो जाए, स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाए, सीधी सी बात है। तो यहां पर चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, तो इसी के लिए वर्ड लिखा जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्या नाम देंगे बच्चों? क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन कब कहते हैं? जब स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए। अब यहां देखिएगा, ये जितनी भी गड़बड़ियां हैं, चाहे यूप्लॉइडी की बात करें, एन्यूप्लॉइडी की बात करें, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर की बात करें, ये सब क्रोमोसोम की गड़बड़ है। कहीं क्रोमोसोम सेट कम ज्यादा हुए, कहीं नंबर कम ज्यादा हुए, कहीं स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ गई, तो ये सब क्रोमोसोम की मिस्टेक है। तो इन सबको मिला के कहा जाता है कंबाइंडली क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इन सबको मिला के क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब इसको बच्चों ऐसे समझिए आप, क्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 टाइप का। क्रोमोसोमल म्यूटेशन बड़ा वर्ड, इसके 2 टाइप कर दिए। उसमें एक आता है हेट्रोप्लॉइडी और दूसरा आता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। फिर जो हेट्रोप्लॉइडी था उसके 2 पार्ट कर दिए गए, उसमें एक आ गया यूप्लॉइडी और दूसरा आ जाता है एन्यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, इन दोनों को मिला के कहा जाता है हेट्रोप्लॉइडी। अच्छा, ये सब कौन सी गड़बड़ियां है? क्रोमोसोम की, इसीलिए इसको कहा गया क्रोमोसोमल म्यूटेशन। लेकिन हुआ क्या, मान लीजिए यहां पर इस क्रोमोसोम के अंदर यहां पर कोई जीन बैठी थी, यहां पर एक जीन बैठी थी। अब इस जीन में चेंजेस आ जाए, जीन का नाइट्रोजन बेस कम ज्यादा हो जाए, जीन में चेंजेस आ जाए, तो चेंजेस इन जीन कहां चेंज हुआ? जीन के अंदर चेंज हुआ।
अगर जीन में चेंज हो जाए तो ये जो म्यूटेशन यहां बनेगा, इस म्यूटेशन को कह दिया जाएगा जीन म्यूटेशन। जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, जीन में चेंजेस आ जाए, तो ऐसे म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन कहते हैं। यहां पे गड़बड़ कहां हुई थी? जीन में, तो जीन म्यूटेशन नाम दे दिया। ये तो थे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ये हो गया जीन म्यूटेशन। अब इन दोनों को कंबाइन करके, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन दोनों को कंबाइन करके हम कहेंगे म्यूटेशन। मतलब मैंने यहां पर म्यूटेशन का जो टाइप सिखा है रिवर्स ऑर्डर में समझा है, मतलब ऐसे हमने समझे। अब एग्जैक्टली अगर हम म्यूटेशन को डिफाइन करें, सबको आ जाना चाहिए। म्यूटेशन 2 टाइप, कौन कौन से? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। तो इसके 2 टाइप कर दिए, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। फिर जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन था, इसके 2 टाइप, इसमें एक कर दिया गया हेट्रोप्लॉइडी, एक यहां बन गया क्रोमोसोमल एब्रेशन। फिर हेट्रोप्लॉइडी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। अच्छा, यूप्लॉइडी कब बोलते हैं? जब सेट कम ज्यादा हो। एन्यूप्लॉइडी कब बोलते हैं? जब एक हाथ क्रोमोसोम कम ज्यादा हो जाए, तो उसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। क्लियर? तो किस तरह से म्यूटेशन होता है, इसका एक बेसिक क्लासिफिकेशन आपको मैंने समझाया। ये जो मैंने डायग्राम यहां ड्रॉ किया है, ये डायग्राम भी आप अपनी कॉपी में जरूर बना के रखें। अच्छा, डायग्राम से ही समझ में आता है, म्यूटेशन की टर्म वैसे समझ में नहीं आएगी, तो टर्मिनोलॉजी समझना है तो आप डायग्राम में देख के समझने की कोशिश करो, बहुत इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये डायग्राम जो है पूरा आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, और म्यूटेशन का ये क्लासिफिकेशन याद रखें। क्रोमोसोमल म्यूटेशन फिर 2 पार्ट में, फिर हेट्रोप्लॉइडी के 2 पार्ट है। अच्छा, जीन म्यूटेशन भी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी नहीं, इसको आगे यहां पर आपको समझा दिया जाएगा। अब यहां पर एक एक करके सारे केसेस लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लिया जाए यूप्लॉइडी को। सबसे पहला केस यूप्लॉइडी। अच्छा, यूप्लॉइडी की बात करें तो सेट का कम ज्यादा होना। यहां बताओ 2 सेट थे, यहां कितने हो गए? 3 सेट हो गए। अगर 3 सेट हो गए तो एक तरह से ये कंडीशन आ जाएगी 3x। अगर मैं यहां पर एक सेट और बढ़ा देता तो वो 4x हो जाता। तो इसे सेट का ज्यादा होना क्या कहलाता है? 2 से ज्यादा सेट हो जाए, क्या कहेंगे बच्चों? पॉलीप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी का एक बेस्ट एग्जांपल है पॉलीप्लॉइडी। और आप लोगों को पॉलीप्लॉइडी पहले ही समझा चुके हैं। पॉलीप्लॉइडी में याद है, वो इवन नंबर वाली होती है, ऑड नंबर वाली होती है, इवन नंबर वाले फर्टाइल, ऑड नंबर वाले स्टेराइल। और एक एग्जांपल सीखा था टिटिकेल कैसे बनाया गया था, वीट और राई के कैसे। तो पॉलीप्लॉइडी को हमने पहले ही समझ लिया, यानी पॉलीप्लॉइडी समझ लिया मतलब एक तरह से हमने यूप्लॉइडी समझ लिया। क्योंकि यूप्लॉइडी में क्या होता है? सेट का कम ज्यादा होना, और सेट अगर ज्यादा हो जाए तो वही तो पॉलीप्लॉइडी है। तो पॉलीप्लॉइडी आपको पहले ही समझा चुके हैं। अब बच्चों यहां पर स्पेशली समझाया जाएगा एन्यूप्लॉइडी। ये एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, इसको अब हम समझते हैं। तो अगला केस लेते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब सेट में किसी क्रोमोसोम का लॉस होना या एड होना, दोनों बातें हैं। लॉस भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। सेट के अंदर लॉस या एडिशन हो जाए तो उसको हम नाम दे देते हैं एन्यूप्लॉइडी। जैसे बच्चों आप इसको ऐसे समझिए, ये सेल है, अब इसके अंदर चेंजेस करते हैं। सबसे पहला चेंज करते हैं हाइपो एन्यूप्लॉइडी वाला। हाइपो से क्या समझते हैं? कम होना या ज्यादा? हाइपो का मतलब कमी, तो यहां पर हाइपो मतलब लॉस ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, यानी क्रोमोसोम के सेट में अगर कोई लॉस हो जाए तो उसको कहा जाता है हाइपो एन्यूप्लॉइडी। हाइपो का मतलब जिसमें लॉस हो जाए। अब ये जो हाइपो एन्यूप्लॉइडी होती है, इस हाइपो एन्यूप्लॉइडी को फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यहां पे क्रोमोसोम क्या होगा बच्चों? लॉस मतलब कम होगा। आपको समझाने के लिए यहां पर ये नॉर्मल सेल बनाई है। अच्छा, इस सेल में भी 6 क्रोमोसोम थे, इस सेल में भी वही 6 के 6 क्रोमोसोम है। अब यहां पर करते क्या है, एक एक केस लेते हैं। लॉस का मतलब सेट तो ये दोनों के दोनों ही रखना है, सेट तो 2 ही रखना है। अब इन सेट में से क्रोमोसोम को लॉस करना है। जैसे यहां से ये क्रोमोसोम नंबर 1 निकल गया, मान लीजिए इसमें से क्रोमोसोम 1 किसी वजह से लॉस हो गया। पूरे सेट में से कितना क्रोमोसोम माइनस हुआ? केवल एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसको मोनोसोमी कहते हैं। यानी हाइपो एन्यूप्लॉइडी में मोनोसोमी कब कहते हैं? मोनोसोमी तब कहेंगे जब एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाए। अब मान लीजिए इस सेल को मैं 2n से लिखता हूं, तो यहां एक क्रोमोसोम क्या हो गया? कम हो गया, तो इसे लिखा जाएगा 2n -1। -1 क्यों लिखा? क्योंकि यह क्रोमोसोम का लॉस हो गया। अब ये जो मोनोसोमी है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है टर्नर सिंड्रोम। फीमेल में आप जानते हैं 2x क्रोमोसोम होते हैं। अब इन 2x क्रोमोसोम में से यहां पे बच्चों 2x क्रोमोसोम में से हुआ क्या कि ये एक क्रोमोसोम का यहां पे लॉस हो जाता है, ये क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है। तो बताओ कितना क्रोमोसोम बचा? एक।
तो एक का लॉस होना मतलब वही मोनोसोमी है। तो मोनोसोमी का एक बेस्ट एग्जांपल आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। क्लियर? अब इस केस को लेते हैं। यहां पर तो केवल एक क्रोमोसोम लॉस हुआ। अब इसमें क्या हुआ, यहां पर ये क्रोमोसोम नंबर 1 लॉस हुआ, 1 लॉस हुआ। अच्छा 1 तो लॉस हुआ ही, साथ ही साथ यहां पर ये 3 भी लॉस हो गया। कौन कौन लॉस हुए? 1 एंड 3 दोनों का लॉस हुआ। अगर यहां एक कम होता है तो उसको हम मोनोसोमी कहते हैं। यहां पर भी एक कम हुआ, क्या कहें? मोनोसोमी। यहां भी मोनोसोमी, यहां भी मोनोसोमी। कितनी जगह? 2 जगह मोनोसोमी, तो इसको लिखा जाता है डबल मोनोसोमी। और डबल मोनोसोमी को इंडिकेट करेंगे 2n -1 इसके लिए -1 तो इसके लिए भी -1, तो -1 से इंडिकेट किया जाता है। डबल मोनोसोमी का मीनिंग समझ में आया? 2 क्रोमोसोम का लॉस होना। अच्छा जो क्रोमोसोम लॉस हुए, एक तो 1 नंबर वाला लॉस हुआ था और एक यहां 3rd नंबर वाला, 1 और 3rd नंबर वाला लॉस हुआ। तो ये क्रोमोसोम होमोलोगस थे या नॉन होमोलोगस? 1 और 3 क्या कहलाएंगे? नॉन होमोलोगस। तो इसमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पर कम हो जाते हैं। अब अगला केस लेते हैं। यहां पर क्या किया गया, ये जो क्रोमोसोम थे इनमें से ये जो 2 वाला था पूरा सेट ही गायब हो गया, मतलब 2 वाला पूरा पेयर ही गायब हो गया। अब यहां से भी 2 गायब है, यहां से भी 2 गायब है। 2 कौन से थे? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस का पूरा पेयर गायब हो जाए तो इसी को हम नलीसोमी कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका होता है 2n -2 से लिखेंगे। अच्छा इसमें भी 2 क्रोमोसोम का लॉस हुआ, इसमें भी 2 क्रोमोसोम का लॉस हुआ, यहां भी 2 लॉस है, यहां भी 2 लॉस है। आप ही बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? बता सकते हैं? इसमें जो लॉस हुए थे वो नॉन होमोलोगस है, जबकि यहां होमोलोगस पेयर लॉस होता है। तो डबल मोनोसोमी में नॉन होमोलोगस का लॉस होता है और नलीसोमी में पूरा होमोलोगस पेयर गायब हो जाता है। डबल मोनोसोमी को 2n -1 से लिखते हैं, जबकि इसको 2n -2 से लिखा जाता है। क्लियर? तो ये एन्यूप्लॉइडी 2 टाइप की थी। उसमें पहला केस आता है हाइपो एन्यूप्लॉइडी। हाइपो का मतलब कमी, और ये कमी कई तरह से हो सकती है, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नलीसोमी। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आप याद रखना टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमी का एग्जांपल है। आपसे से पूछेंगे टर्नर सिंड्रोम क्या हाइपो एन्यूप्लॉइडी का केस है? यस है। अरे मोनोसोमी अपने आप में है क्या? हाइपो एन्यूप्लॉइडी तो है। तो टर्नर सिंड्रोम एक तरह से हाइपो एन्यूप्लॉइडी का केस है, और हाइपो में भी स्पेशली मोनोसोमी का केस है। तो इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाए अपने को आंसर देने आना चाहिए। अच्छा ये तो था हाइपो, जिसमें हमने लॉस किया, कम किया। एक केस और लेते हैं। अब यहां पे हाइपर एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। हाइपर एन्यूप्लॉइडी का पहले मुझे मीनिंग बताओ, आप ही समझाओ बेटे। हाइपर मतलब ज्यादा, तो यहां क्रोमोसोम का लॉस नहीं होगा, यहां क्रोमोसोम का एडिशन होगा। तो एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट के अंदर क्रोमोसोम का एडिशन होना, इसको कहते हैं हाइपर एन्यूप्लॉइडी। अच्छा हाइपर एन्यूप्लॉइडी को समझाने के लिए इसको भी फिर से यहां पर ऐसे 3 पार्ट में से डिवाइड कर दिया गया। अच्छा इसमें भी 6 क्रोमोसोम है, यहां पर भी आप देखोगे 6 6 6, यहां पे हर सेल के अंदर 6 क्रोमोसोम है। अब किया क्या, यहां पे मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 जो था इसका एडिशन हो गया। पूरा सेट इंक्रीज नहीं कर रहे, केवल 1 को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो इसे नाम दिया जाता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1 वाला क्रोमोसोम आप देख रहे हैं 3 टाइम्स से, तो 3 टाइम्स से तो इसको ट्राइसोमी कहते हैं। ट्राइसोमी का मतलब ये नहीं कि 3 क्रोमोसोम इंक्रीज हुए। ट्राइसोमी में होता तो एक ही इंक्रीज है, फिर ट्राइसोमी क्यों कहते हैं? ट्राइसोमी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जैसे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो एक जैसे 3 हो गए, इसलिए इसको ट्राइसोमी कहा गया। इसको लिखने का तरीका 2n +1, जैसे वहां माइनस चला रहे थे यहां +1 कर देंगे। और इसके 2 बढ़िया स्टैंडर्ड एग्जांपल है, डाउन सिंड्रोम्स एंड क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, जो क्रोमोसोम 21 होता है, 21 होता है, 21 होता है, ऐसे 21 3 टाइम्स हो जाते हैं, वही तो डाउन सिंड्रोम होता है, डिजीज में आप पढ़ते हैं। इसी तरह से क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। मेल में नॉर्मली XY होता है, लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो यहाँ एक्स की यहाँ पर ट्राइसोमी हो जाती है। तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, और भी एग्जाम्पल होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ऐसे कई सारे सिंड्रोम होते हैं जो कि ट्राइसोमी के एग्जाम्पल होते हैं। ट्राइसोमी का मीनिंग समझ में आया? एक क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा हो जाना, यह ट्राइसोमी कहलाती है। क्लियर हुआ? अच्छा यहां पर अब फिर समझते हैं। यहां बच्चों ये क्रोमोसोम 1 आया, लेकिन साथ साथ इसमें एक क्रोमोसोम और 3 भी एक्स्ट्रा आ गया, मतलब इसमें 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हुए। एक का एक्स्ट्रा होना क्या कहलाता है?
ट्राइसोमी, लेकिन इसको भी एक्स्ट्रा कर दिया, 2 जगह ट्राइसोमी, नाम बोलो, 2 जगह ट्राइसोमी, तो इसको नाम दिया जाएगा डबल ट्राइसोमी। और डबल ट्राइसोमी को लिखने का तरीका 2n+1+1 से लिखेंगे। कैसे इंडिकेट करेंगे? 2n+1+1 से इसको इंडिकेट किया जाता है। ये बच्चों डबल ट्राइसोमी, इसमें 2 क्रोमोसोम इंक्रीज हुए, लेकिन ये दोनों 1 और 3 है, मतलब नॉन होमोलोगस है। अब इस केस में देखते हैं, यहां पे बच्चों ये क्रोमोसोम नंबर 2 इंक्रीज हो रहा है, इसी तरह से ये क्रोमोसोम नंबर 2 भी यहां इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहां पे 2 क्रोमोसोम 4 टाइम्स हो गया है, तो इसको नाम दे देंगे टेट्रासोमी। इसको क्या नाम दिया जाएगा? टेट्रासोमी। और इसको लिखने का तरीका 2n+2। अब मेरा क्वेश्चन, ढंग से आंसर देना सभी। इसमें भी 2 क्रोमोसोम इंक्रीज हुए, इसमें भी 2 क्रोमोसोम इंक्रीज हुए, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे दोनों में 2-2 इंक्रीज हुए, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें जो 2 इंक्रीज किए गए हैं वो दोनों नॉन होमोलोगस है, जबकि इसमें जो 2 इंक्रीज हुए ये 2-2 वाले, मतलब होमोलोगस पेयर है। अरे बात समझ में? और इसको 2n+1+1 से लिखते हैं, जबकि इसको 2n+2 से। इन सब में आप देखिए क्रोमोसोम की नंबर इंक्रीज हुई, नंबर का बढ़ना, इसी को कहा जाता है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी 2 टाइप की हमने समझी, एक तो सीखी थी हाइपो एन्यूप्लॉइडी और एक होती है हाइपर एन्यूप्लॉइडी। बात आती है ये एन्यूप्लॉइडी होती क्यों है, रीजन क्या है? एन्यूप्लॉइडी होने के पीछे रीजन होता है क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब यह है कि जब सेल डिवीजन होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे प्रॉपर तरीके से सेपरेट होते, जैसे ये होमोलोगस प्रॉपर तरीके से सेपरेट होते। लेकिन इसके सेपरेशन में मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाए, यहां पर मिस्टेक क्या हुई कि ये वाला जो क्रोमोसोम था ये भी बाय मिस्टेक इधर ही चला जाए, बाय मिस्टेक इधर ही चला गया, तो एक साइड ही ज्यादा क्रोमोसोम चले जाएंगे, प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाता। और उसी प्रॉपर सेपरेशन नहीं होने के कारण ही इस तरह की नॉन डिसजंक्शनिंग होती है, और उसी से ही एन्यूप्लॉइडी का केस आता है। तो ये क्रोमोसोम कम ज्यादा होने के पीछे रीजन समझ में आया? क्या रीजन होता है? तो आपको आंसर देना आना चाहिए, नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। और नॉन डिसजंक्शन क्या है? क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे प्रॉपर सेपरेट नहीं हो पाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसी को ही नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। जो बात यहां समझाई गई, क्लियर हुई? तो एन्यूप्लॉइडी हमने सीखा 2 टाइप, हाइपो एंड हाइपर। और हाइपो के क्या केसेस थे, हाइपर के क्या केस थे, ये हमने सीखा है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? इसी में ही अगला केस जो अब हम लेते हैं वो है म्यूटेशन में क्रोमोसोमल एब्रेशन। अगला टाइप क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब होता है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन मींस चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो उसी को हम क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। अच्छा, इन एब्रेशन में सबसे पहला केस लेते हैं डिलीशन। डिलीशन का मतलब लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कोई पार्ट इसमें लॉस हो जाएगा, पूरा सेट लॉस नहीं होगा, क्रोमोसोम तो वही रहेगा, बस उसमें कुछ पार्ट लॉस हो जाता है। ये 2 टाइप्स का हो सकता है। डिलीशन में ये पहला पार्ट देखिएगा, ये क्रोमोसोम है जिसमें जीन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी जीन लगी। अब इनमें से हुआ क्या, यहां पे 1 2 3 4 5 6 जीन बची। अब आप बताओ कौन सा पार्ट यहां से लॉस हो गया? यहां पर जो ये 7 8 आपको दिखाई दे रहा था, यहां जो बच्चों आपको ये 7 8 वाला पार्ट दिखाई दे रहा था, ये 7 8 वाला पार्ट यहां नजर ही नहीं आ रहा है, मतलब ये 7 8 वाला पार्ट यहां पर डिलीट हो गया। अच्छा, ये डिलीशन इस क्रोमोसोम के एंड से हुआ, क्रोमोसोम के एंड से हुआ, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन मतलब एंड से डिलीशन होता है, तो उसको टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। इस टर्मिनल डिलीशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है क्राइड्यूचेट सिंड्रोम। इस क्राइड्यूचेट सिंड्रोम में होता क्या है, जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है, क्रोमोसोम नंबर 5, उसकी शॉर्ट आर्म में डिलीशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये क्रोमोसोम नंबर समझाने के लिए इस तरह से ये 5 को ड्रॉ किया, ये यहां पर क्रोमोसोम नंबर 5 था। क्रोमोसोम नंबर कौन सा है बच्चों? 5। अब इस 5 की जो शॉर्ट आर्म थी, इस शॉर्ट आर्म में मान लीजिए यहां पर ये पार्ट, ये इतना सा पार्ट यहां पर डिलीट हो जाए, ये इतना सा पार्ट डिलीट हो गया, तो शॉर्ट आर्म में डिलीशन हो जाता है। कौन से क्रोमोसोम की? 5th क्रोमोसोम की। तो इसी को नाम दिया जाता है क्राइड्यूचेट सिंड्रोम। तो क्राइड्यूचेट सिंड्रोम टर्मिनल डिलीशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल इसको बताया जाता है। अच्छा, इसमें तो क्रोमोसोम का एंड पार्ट डिलीट हुआ तो टर्मिनल नाम दे दिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्रोमोसोम का बीच का सेगमेंट डिलीट हो जाए। जैसे यहां केस लेते हैं,
यहां बच्चों ये नॉर्मल क्रोमोसोम जिसके अंदर 1 से लेके 8 तक जीन है। अब इसमें हुआ क्या, यहां पर 1 2 3 4 और 7 8 जीन है। बताइए यहां पर ये जो 5 6 वाला पार्ट है, ये 5 6 वाला पार्ट जो नजर आ रहा है, ये पार्ट यहां पर जाकर डिलीट हो गया। पूरा पार्ट नहीं, कौन सा, 5 6। अच्छा 5 6 टर्मिनल से डिलीट हुआ या इंटरनली? इंटरनली डिलीट हुआ, तो इसलिए इसको नाम दिया गया इंटर कैलरी डिलीशन। इंटर कैलरी का मतलब इंटरनल पार्ट का डिलीट हो जाना, इसे हम इंटर कैलरी डिलीशन कहते हैं। तो बताओ डिलीशन कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का। एक होता है टर्मिनल डिलीशन जिसमें एंड से डिलीट होता है। इंटर कैलरी का मतलब इंटरनल पार्ट का क्या हो जाना, डिलीट हो जाना। तो ये दोनों केसेस आप अच्छे से ध्यान रखें, डिलीशन 2 टाइप, टर्मिनल, इंटर कैलरी। अच्छा ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशन, उसका पहला केस डिलीशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन का आप दूसरा केस लेते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन के अंदर क्रोमोसोम का पार्ट कटेगा, लेकिन उसी क्रोमोसोम पर अब रिवर्स ऑर्डर में जुड़ जाएगा। मतलब यहां पे रिवर्स ऑर्डर में अटैच हो जाता है, तो इसको हम इन्वर्जन कह देते हैं। इसको आप एग्जांपल समझो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां पर आप देखिए ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में 1 से लेके 8 तक जीन थी। अब हुआ क्या, यहां पर ये जो जीन थी, इनमें से यहां पर ये जो 6 और 7 नंबर का पार्ट था, ये 6 और 7 नंबर का पार्ट, ये पार्ट यहां से कटा और अपनी पोजीशन पे इनवर्स जुड़ जाए, ऐसे उल्टा जुड़ जाए। मतलब यहां 6 7 थे, यहां 7 6, यहां से कट के अपनी पोजीशन पे इनवर्स जुड़ जाना, इनवर्स हो जाना, इसी को ही इन्वर्जन कहा जाता है। अच्छा जब ये इन्वर्जन हुआ तो क्रोमोसोम का ये बीच का पार्ट, नाम बोलो, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं है। सेंट्रोमियर का रोल नहीं था तो इसको स्पेशली कहा गया पैरासेंट्रिक। इसे क्या नाम दिया गया, पैरासेंट्रिक। मतलब इसमें सेंट्रोमियर का रोल नहीं होता, तो इसको पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहते थे। एक केस हो लेते हैं, यहां पे बच्चों ये क्रोमोसोम है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जीन थी। अब मान लीजिए यहां से ये इतना पार्ट ऐसे कट हो जाए, ये बच्चों यहां पर इतना पार्ट कट हुआ और यही पार्ट अपनी जगह इन्वर्स हो जाए। अपनी जगह इन्वर्स हो जाए मतलब यहां पर ये कुछ ऐसे आ जाए, ये आ जाए 6 5 4 3, मतलब ये पार्ट अपनी जगह इन्वर्स हो गया। तो इन्वर्स हो गया तो इन्वर्जन कह दिया। लेकिन खास बात, यहां जब इन्वर्जन हुआ तो ये जो बीच वाला पार्ट था, ये सेंट्रोमियर भी इन्वर्स हो गया। सेंट्रोमियर भी इन्वर्स हो गया, तो इसमें सेंट्रोमियर का रोल था, तो इसे पेरीसेंट्रिक कहा गया। यानी इन्वर्जन 2 टाइप का होता है, एक होता है पैरासेंट्रिक, एक होता है पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक कब बोलते हैं, जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ना हो। यहां पर ऐसे ध्यान रखना, ए का मतलब अब्सेंट, सेंट्रोमियर अब्सेंट है तो पैरासेंट्रिक है। लेकिन अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो जाए, आई फॉर इन्वॉल्व, सेंट्रोमियर अगर इन्वॉल्व है तो उसको पेरीसेंट्रिक कह देते हैं। तो याद रखना इन्वर्जन के 2 टाइप होते हैं, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक, और ये दोनों टाइप आपको अच्छे से आना चाहिए। अच्छा इसमें बताओ, क्या क्रोमोसोम की नंबर कम ज्यादा हुई? नहीं। क्रोमोसोम में सेट कम ज्यादा हुए? नहीं। यहां पर तो बस उसकी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया कि ये पार्ट यहां ऐसे उल्टा लग गया, स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो गई। और स्ट्रक्चर की इन्हीं चेंजेस को क्या कहते हैं बच्चों, क्रोमोसोमल एब्रेशन। इन्हीं क्रोमोसोमल एब्रेशन में सेकंड के बाद अब थर्ड टाइप लेते हैं, उसको कहा जाता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन नाम से समझ में आ रहा है, डुप्लीकेशन का मतलब होता है किसी पार्ट का 2 बार हो जाना, डबल बार आ जाना, उसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। तो यहां पे अकरेंस ऑफ अ क्रोमोसोमल सेगमेंट ट्वाइस ऑन अ क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे उस पार्ट का डबल हो जाना, इसको ऐसे समझिएगा। ये दोनों क्रोमोसोम हैं, ये मान लीजिए क्रोमोसोम 1 है तो ये भी 1 ही है। 1 मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम यहां पर होमोलोगस है। होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन सेम है, जो जीन इसके पास ABCD है वही इसके पास है। अब यहां पर होता क्या है, जब इसमें डुप्लीकेशन हुआ तो यहां से ये EF वाला पार्ट मान लीजिए कटा और ये इस वाले क्रोमोसोम के यहां एंड पर आकर जुड़ जाए। मतलब यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि यहां वाला EF वाला पार्ट कट के यहां आ गया। तो बताओ यहां EF एक बार तो है, ये एक बार तो था, लेकिन इसका वाला EF भी यहां आ गया, तो यहां EF 2 बार हो गया। तो EF कितनी बार हो गया, 2 बार हो जाना, डबल बार होना, इसी को ही डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन कब बोला जाता है, जब होमोलोगस का एक पार्ट कटे और उसके होमोलोगस पेयर पे ही एंड में आके इस तरह से जुड़ जाए, तो उसको कहा जाता है डुप्लीकेशन।
डुप्लीकेशन क्यों? क्योंकि ये जीन डबल बार हो गई, और डबल बार हो गई तो इसलिए इसको डुप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। यहां पर भी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो रही है और इसीलिए इसको भी क्रोमोसोमल एब्रेशन ही कहते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन का अगला टाइप आता है, वो आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब यहां बस डिफरेंस इतना सा है कि अभी जब हमने डुप्लीकेशन पढ़ा तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जबकि इसमें जो क्रोमोसोम आएंगे वो आएंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें जब पार्ट कम होगा तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। इसको आप ऐसे समझिएगा, यहां पे बच्चों, अच्छा इसी को ही एक नाम और दिया जाता है इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर। इसको इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। इसका पहला केस आता है ट्रांसलोकेशन में, पहला केस आता है सिंपल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन मतलब वही नॉन होमोलोगस में पार्ट कटेगा जुड़ेगा कुछ ऐसे। ये बच्चों यहां पर क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है। मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। ये 1 और 2 सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है क्योंकि जीन अलग अलग है। जीन अलग है तो ये क्रोमोसोम हो गए नॉन होमोलोगस। अब इस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का पार्ट यहां से कटा और इसके एंड में आकर ऐसे जुड़ जाए। यहां बच्चों ये पार्ट यहां से इसका कटा और इसका पार्ट आके यहां जुड़ गया। मतलब वही एक तरह से इसका पार्ट कटा यहां के जुड़ा, वही डुप्लीकेशन जैसा चल रहा है। लेकिन खास बात, यहां क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस है तो नॉन होमोलोगस में से पार्ट का ट्रांसफर हो जाना, इसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वर्ड एक बार फिर समझना, यहां जीन का जो ट्रांसफर होगा वो नॉन होमोलोगस में होगा। नॉन होमोलोगस में हो रहा है, इसका पार्ट कट होकर इसके एंड में आके जुड़ गया तो ये बच्चों यहां पे कहलाता है ट्रांसलोकेशन। बिल्कुल एंड में आके जुड़ जाए तो इसको कहा जाता है सिंपल। ये एक तरह का सिंपल ट्रांसलोकेशन है। लेकिन कई बार ट्रांसलोकेशन में इनके पार्ट आपस में एक्सचेंज हो जाते। अगर इनके पार्ट एक्सचेंज हो जाए तो ऐसे ट्रांसलोकेशन को रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे बच्चों ऐसे समझिएगा, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम थे, अब इनका पार्ट यहां पर एक्सचेंज हो जाए कुछ इस तरह से। यहां बच्चों इनका पार्ट एक्सचेंज हुआ कि इधर का जो 566 था, ध्यान से देखिएगा, इधर का 56 चला गया यहां पर और इधर का EF वाला पार्ट चला गया इधर। मतलब दोनों में से एक्सचेंज हो जाए तो ऐसे एक्सचेंज होना, 56 इधर आ गया, EF उधर चला गया, तो ऐसे एक्सचेंज हो जाना, यही रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाता है। इस रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है CML। CML मतलब क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया ये एक तरह का ट्रांसलोकेशन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 22 और 9 के बीच में होता है। ऐसे समझिएगा, ये बच्चों क्रोमोसोम नंबर 22 है और ये क्रोमोसोम नंबर यहां पर 9 है। ये 22, ये 9। पहले तो बताओ होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? नॉन होमोलोगस। अब इसका यहां से एक पार्ट कटा, यहां से बच्चों इसका पार्ट कटा और वो पहुंचा इसके पास, और यहां से इसका पार्ट कटा और यहां आ गया। मतलब वही एक तरह का एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा, ये एक्सचेंज एक तरह से कहने में लगता है क्रॉसिंग ओवर ही हो रहा है, लेकिन ये नॉन होमोलोगस में हो रहा है तो इसे कहा जाता है इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर। ये लीगल काम नहीं है, और लीगल नहीं है तो इसको इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर के नाम से भी जानते हैं। और जब ये 22 और 9 में ऐसे पार्ट एक्सचेंज हो जाते तो इन्हीं पार्ट एक्सचेंज होने की वजह से कुछ जीन एक्टिव होती है और इसी की वजह से ल्यूकेमिया यानी कैंसर हो जाता है। तो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया क्यों होता है? क्योंकि क्रोमोसोम 22 और 9 के बीच में इस तरह का पार्ट एक्सचेंज हो जाता है, और ऐसे एक्सचेंज होना यही कहलाता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन 2 टाइप का है, एक बार फिर सुन लेना, सिंपल और रेसिप्रोकल। अगर पार्ट कट होकर बस एंड पे जुड़ जाए, इधर का पार्ट नहीं जाए, इसका पार्ट बस एंड पे जुड़ जाए तो सिंपल, लेकिन दोनों में एक्सचेंज ही हो जाए तो वो रेसिप्रोकल है। बस इतना सा डिफरेंस है। और ये याद रखना, CML ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। मैंने आप लोगों को क्रोमोसोमल एब्रेशन में टोटल 4 केस बताए, आउटलाइन समझिएगा। पहला था डिलीशन, मतलब बताओ आप ही, नाम से समझ में आ जाएगा सब। डिलीशन मतलब क्रोमोसोम का पार्ट कट हो गया, जो 2 तरह से था, टर्मिनल भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है। सेकंड नंबर पे हमने सीखा था इन्वर्जन, पार्ट का उल्टा लगना, 2 तरह से हो सकता है, सेंट्रोमियर ना आए तो पैरा, आ जाए तो पेरीसेंट्रिक। फिर आता है डुप्लीकेशन, होमोलोगस में पार्ट अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उससे एक पार्ट का डबल हो जाना डुप्लीकेशन, और नॉन होमोलोगस में हो तो ट्रांसलोकेशन, जो 2 टाइप का होता है। बिल्कुल एंड पे जुड़े तो सिंपल, लेकिन एक्सचेंज ही हो जाए तो रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह के क्रोमोसोमल एब्रेशन 4 टाइप्स के होते हैं।
और इनको क्रोमोसोमल एब्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन सभी केसेस में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में गड़बड़ हुई, और स्ट्रक्चर में गड़बड़ होना, इन्हीं को नाम दिया जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन। बात समझ में आई बच्चों? म्यूटेशन में अगला टाइप हम समझते हैं जीन म्यूटेशन, या इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? जीन में अगर कोई चेंजेस आए, पूरे क्रोमोसोम में गड़बड़ नहीं, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होती है, छोटा सा पार्ट होता है, उस जीन में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसको हम जीन या पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। इसे आप ऐसे समझिएगा, जैसे बच्चों यहाँ समझाने के लिए जीन है, इस जीन में यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड, मान लीजिए ग्वानिन था, ये इतनी बड़ी जीन है, इसके अंदर कोई ग्वानिन था। अब इसके अंदर चेंजेस आया, जीन में अगर कोई चेंजेस आ जाए तो जीन म्यूटेशन। चेंज ये आया कि यहाँ ग्वानिन के बजाय यहाँ थाइमिन आ गया, तो बताओ पूरा क्रोमोसोम खराब हो गया या इस पॉइंट पे गड़बड़ हुई? पर्टिकुलर यहाँ पर पॉइंट पे गड़बड़ हुई है, तो इस पॉइंट पर यहाँ पे गड़बड़ हुई, तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है पॉइंट म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन कहें या पॉइंट म्यूटेशन कहें, बात एक ही होती है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिस्टेक होती है, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अब ये जो जीन म्यूटेशन है, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इनके दो पार्ट में पहला पार्ट आता है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड पार्ट आता है वो कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मतलब जीन म्यूटेशन के फिर से दो सेक्शन किए गए, पहला आता है सब्स्टिट्यूशन और नेक्स्ट आता है फ्रेम शिफ्ट। इनके क्या मीनिंग है वो समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक नाइट्रोजन बेस को दूसरे नाइट्रोजन बेस से रिप्लेस कर देना। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ वन नाइट्रोजन बेस बाय अनदर नाइट्रोजन बेस। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट का गेम चल रहा है, उसमें कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए, तो उस इंजर्ड प्लेयर को हटा के उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ जाता है, दूसरा प्लेयर आ जाता है। तो वही बात यहां पर है कि इसमें एक नाइट्रोजन बेस को हटा के उसकी जगह दूसरा नाइट्रोजन बेस फिट कर देते, तो एक की जगह दूसरे का आना, यह सब्स्टिट्यूशन होता है। यहां पर फ्रेम शिफ्ट में ऐसा नहीं होता, इसमें नाइट्रोजन बेस या तो कम ही होगा या ज्यादा आएगा, रिप्लेसमेंट नहीं होता। इसमें या तो लॉस होगा या एडिशन होगा, इसमें वन और मोर नाइट्रोजन बेस का लॉस एडिशन हो सकता है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां बच्चों समझाने के लिए ये एक आपको सीक्वेंस दी है, डीएनए पर कोई सीक्वेंस दी है। इस सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6, यहां समझाने के लिए 6 नाइट्रोजन बेस लिखे, आपके सामने 6 है। अब यहां पर चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद यहां जी के प्लेस पर ए आ गया, जी के प्लेस पर ए आ गया। नाइट्रोजन बेस को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, इधर भी नाइट्रोजन बेस 6 है, मतलब पहले भी नाइट्रोजन बेस 6 थे, बाद में भी 6 है। नाइट्रोजन बेस ना तो कम हुए ना ज्यादा हुए, बस इसका दूसरे ने रिप्लेसमेंट कर दिया। आप ही बताइए किसका रिप्लेसमेंट किसने किया? जी का रिप्लेसमेंट, ग्वानिन का रिप्लेसमेंट ए मतलब एडेनिन ने कर दिया, तो जी की जगह यहां पर ए आ गया, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया। और यही रिप्लेसमेंट कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, कि जी का सब्स्टिट्यूशन यहां पर ए था। अच्छा, इसमें क्या होता है? फ्रेम शीट में मान लीजिए ये नाइट्रोजन बेस है, समझाने के लिए लेते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 है, ये भी 6 नाइट्रोजन बेस थे। अब यहां पर हुआ क्या कि यहां पर इनमें ऐसे ए का एडिशन हो गया, यहां पर ए का एडिशन हो गया, ए और जी के बीच में इस जगह पे यहां पर ए का एडिशन हो गया, ये ए का एडिशन कर दिया। और जैसे यहां पर ए का एडिशन हुआ, तो ए के एडिशन से अब बताओ, यहां ए के बाद फिर से ए आ गया क्योंकि एडिशन हो गया, फिर उसके बाद जी सी वो बाकी सब वही है। नाइट्रोजन बेस को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, अब यहां 7 नाइट्रोजन बेस आ गए, तो नाइट्रोजन बेस यहां पर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अच्छा, ऐसे कम भी हो सकता है, तो नाइट्रोजन बेस का ऐसे कम होना या ज्यादा होना, यही कहलाता है फ्रेम शिफ्ट। तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें नाइट्रोजन बेस ना कम होते हैं ना ज्यादा, बस एक का दूसरे के द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। इसमें नाइट्रोजन बेस कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये अलग टाइप का होता है। इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता, जो इसमें थे वो तो यहां ही एक एक्स्ट्रा और आ गया, तो एक्स्ट्रा आ गया तो ये यहां पे बन जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक एक करके बच्चों दोनों म्यूटेशन को समझते हैं। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन समझाते हैं, उसके बाद फ्रेम शिफ्ट की बातें समझते हैं। पहले नंबर पे लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का पहले मीनिंग बताओ, एक का दूसरे से रिप्लेसमेंट। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है, इसके फिर से यहां पर 2 पार्ट किए जाते हैं। इन 2 पार्ट में पहला पार्ट आता है ट्रांजिशन और दूसरा पार्ट आता है ट्रांसवर्जन। तो 2 पार्ट है, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। बात आती है ट्रांजिशन किसको कहते हैं?
ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब इसमें रिप्लेसमेंट होता है तो प्यूरिन का प्यूरिन से होगा या पायरिमिडिन का पायरिमिडिन से, सेम का सेम टाइप से रिप्लेसमेंट होता है। ऐसे समझिएगा, प्यूरिन की जगह कौन आ जाए, प्यूरिन ही आ जाए, प्यूरिन की जगह प्यूरिन ही आ जाए, या पायरिमिडिन की जगह पायरिमिडिन ही आ जाए, तो सेम का सेम टाइप वाले से रिप्लेसमेंट हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन कहलाता है। ट्रांसवर्जन उसको कहेंगे जिसमें एक का रिप्लेसमेंट दूसरे के द्वारा होगा, यानी प्यूरिन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडिन के थ्रू होगा या पायरिमिडिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन के थ्रू होगा, तो अदर के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाए तो उसको ट्रांसवर्जन कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहां समझाने के लिए ये नाइट्रोजन बेस लिए, इस नाइट्रोजन बेस में AGC TTG ऐसी सीक्वेंस है। यहां नाइट्रोजन बेस आपके सामने से 6 है। अब यहां जब रिप्लेसमेंट किया तो रिप्लेसमेंट के बाद भी है, तो अभी भी यहां पर भी 6 ही नाइट्रोजन बेस है, लेकिन चेंज क्या हुआ, यहां G के प्लेस पर A आ गया, यही चेंज हुआ। बाकी सब सेम है, A है, C है, TT है, बाकी सब सही है। G के प्लेस पर यहां पर क्या आ चुका है, A आ चुका है। अब बताना, ग्वेनिन प्यूरिन या पायरिमिडिन, सभी सोच के बताना। ग्वेनिन सभी जानते हैं, एडेनिन ग्वेनिन क्या होते हैं, प्यूरिन, तो ये तो यहां पर प्यूरिन है, और एडेनिन ये भी तो प्यूरिन है। बताओ पहले कौन था, प्यूरिन, म्यूटेशन के बाद भी प्यूरिन, प्यूरिन का प्यूरिन से ही रिप्लेसमेंट हुआ, बताओ क्या कहेंगे, यस इसे कहेंगे ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन कहलाता है। इसी तरह से यहां पर इसके अंदर वही 6 नाइट्रोजन बेस है, यहां पर T था, यहां पर म्यूटेशन के बाद C आ गया। बताओ T क्या है, पायरिमिडिन, और ये C क्या है, पायरिमिडिन। याद है ना वो CUT, कट जो होते हैं वो पायरिमिडिन्स होते हैं, तो ये भी पायरिमिडिन है, बाद में भी पायरिमिडिन है। किसका रिप्लेसमेंट किससे हुआ, पायरिमिडिन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडिन से ही हुआ। बताओ क्या नाम दे, यस इसको भी नाम दे देंगे यहां पर ट्रांजिशन। है तो सब्स्टिट्यूशन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में भी इसको ट्रांजिशन कह रहे हैं, क्योंकि प्यूरिन का प्यूरिन से हो रहा है, पायरिमिडिन का पायरिमिडिन से रिप्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन यहां केस लेते हैं, यहां बच्चों आपको समझाने के लिए ये कोई सीक्वेंस दी है। अब यहां पर ग्वानिन के प्लेस पे यहां आ गया थाइमिन, ग्वेनिन के प्लेस पे थाइमिन आ गया। अब बताना, ग्वेनिन प्यूरिन पायरिमिडिन, या सभी जानते हैं कि ये तो होता है प्यूरिन, और थाइमिन ये होता है पायरिमिडिन। तो बताओ प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन आ जाता है, प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन का आ जाना, प्यूरिन का पायरिमिडिन से रिप्लेसमेंट होना, इसको नाम दे देंगे ट्रांसवर्जन। तो ये ट्रांसवर्जन हो जाता है। हां, पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको मैं रिवर्स भी कर देता तब भी उसको ट्रांसवर्जन ही कहेंगे। तो कब ट्रांजिशन कहते हैं, कब ट्रांसवर्जन कहते हैं, क्लियर हुआ सबको। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्यूरिन रिप्लेस बाय पायरिमिडिन, प्यूरिन रिप्लेस बाय पायरिमिडिन क्या कहेंगे, ट्रांसवर्जन। पायरिमिडिन रिप्लेस बाय पायरिमिडिन्स, पायरिमिडिन का पायरिमिडिन के साथ ही क्या कहोगे, ट्रांजिशन। तो इस तरह के एग्जांपल अगर आए, इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। ये जो बच्चों ट्रांसवर्जन है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया डिजीज जो होती है, ये ट्रांसवर्जन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। उसमें एक प्यूरिन को, वहां पे पायरिमिडिन को प्यूरिन के द्वारा रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ जाता है, मतलब वो एक ट्रांसवर्जन होता है। अब इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसके बारे में आपको जेनेटिक्स में समझाया जाएगा। जेनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स के अंदर आप लोगों को ये स्पेशल डिजीज सिखाई जाती है, उसमें सिकल सेल एनीमिया वहां पर सिखाया जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया को डिटेल में वहां समझाते हैं कि इसमें होता क्या है। अभी बस इतना ध्यान रखो कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल है। अच्छा, मैं इसे कहूं, सिकल सेल एनीमिया में सब्स्टिट्यूशन होता है, क्या बात सही है, हाँ सही है, क्योंकि ट्रांसवर्जन भी है क्या, सब्स्टिट्यूशन ही है। तो सिकल सेल एनीमिया सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, और सब्स्टिट्यूशन में भी ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन में भी ट्रांसवर्जन का एक एग्जाम्पल होता है। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद भी रखना। सिकल सेल एनीमिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अभी डिटेल में नहीं समझा रहे, इसको डिटेल में जेनेटिक्स में सिखाया जाता है। जब हम मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे इसके बारे में सिखाया जाएगा। अच्छा, ये जो बातें यहां सिखाई गई, क्लियर हुई सबको अच्छे से, क्लियर। अब यहां पर ये जितना हमने सीखा था ये तो था सब्स्टिट्यूशन। अगला केस अब हम लेते हैं और वो है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब जिसमें नाइट्रोजन बेस या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। यहां पर इसके फिर से 2 पार्ट किए जाते हैं। इसके 2 पार्ट में एक आता है एडिशन और दूसरा आता है डिलीशन। ये 2 सेक्शन है, एडिशन और डिलीशन, इसके ऐसे 2 पार्ट होते हैं। अच्छा, एडिशन डिलीशन क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। एडिशन का मतलब
एक नाइट्रोजन बेस का, दो नाइट्रोजन बेस का, तीन नाइट्रोजन बेस का ऐसे ऐड हो जाना वो एडिशन कहलाता है। पहले मैं आपको एडिशन ही समझाता हूं, समझाने के लिए एमआरएनए। मैं यहां पे ध्यान रखना बच्चों, एडिशन का केस लेके समझा रहा हूं, डिलीशन बाद में। ये कोई नाइट्रोजन बेस है जो एमआरएनए पर है, और मैंने कहा बच्चों इससे कोडोन बनाओ। कोडोन बनाना सबको आना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल कोडोन आपसे पूछूं तो यहां पर नॉर्मल कोडोन कितने बनेंगे, काउंट करो सभी। कोडोन में हमने सीखा है यहां 3-3 के पेयर बनाते जाओ, AUG मतलब ये पहला, अगला आ जाएगा CUA, ये बन गया दूसरा, फिर यहां पे आ जाएगा GUU, ये बन जाएगा थर्ड, और CGU ये बन जाएगा फोर्थ। मतलब नॉर्मली ये फोर्थ कोडोन बन गए, 4 कोडोन यहां बन गए। अब बच्चों यहां पर क्या किया, एडिशन कर दिया A का, मतलब यहां इस G और C के बीच में A का एडिशन कर देते हैं, मतलब यहां पर A को ऐड कर देते हैं, यहां पे बच्चों ऐसे A को ऐड कर देते हैं, A का एडिशन कर देते हैं। अच्छा एडिशन करते हैं, अब आपसे कोडोन बनाने के लिए कहे, पहला कोडोन तो AUG आएगा। अब बताओ दूसरा, एडिशन हो रहा है मतलब ये फ्रेम शिफ्ट ही है, दूसरा बताओ क्या बनेगा, तो यहां A से स्टार्ट करेंगे, ACU, तो ये बन गया ACU, क्लियर। अच्छा फिर क्या बनेगा, AGU, तो AGU बन जाएगा, फिर यहां पर UCG, तो UCG बन जाएगा। अब बताओ नॉर्मल कोडोन से कंपेयर करें, पहले नॉर्मल कोडोन AUG था, अभी भी AUG था, लेकिन जहां पर ये ऐड हुआ, जहां पर ये ऐड हुआ उसके बाद सेकंड बदला, थर्ड बदला, फोर्थ बदला, और भी होते तो सब बदलते, और भी होते तो सब बदलते। कहां से, जहां ये एडिशन हुआ। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई, एक बार फिर से, जहां ऐड होता है या जहां डिलीट होता है उसके आगे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर भी इसके आगे के सारे चेंज हो गए, मतलब यहां पर आगे की फ्रेम चेंज हो जाती है, मतलब ये पूरी फ्रेम चेंज हो गई, तो इसलिए इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। मतलब जहां ऐड हुआ उसके बाद की फ्रेम शिफ्ट होती है, इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट कहते हैं। उसके पहले गड़बड़ नहीं होती, जहां एडिशन होता है उसके बाद गड़बड़ होती है, इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा यहां पर कितना ऐड किया, A ऐड किया, एक ऐड किया तो आगे की पूरी फ्रेम शिफ्ट हुई। अब यहां पर थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर मैं यहां पर 2 एडिशन कर देता, 2 एडिनिन डाल देता, 2 एडिनिन डाल देता, तब भी ये पूरी फ्रेम शिफ्ट होती चली जाती। लेकिन अगर मैं यहां पर 3 का एडिशन कर देता हूं, मतलब AAA यहां पर ऐड कर रहा हूं, और AAA यहां पर कितने ऐड कर रहा हूं मैं, ये 3 एक साथ यहां पर ऐड कर रहे हैं, ये 3 को एक साथ ऐड कर रहे हैं। अच्छा यहां पर एडिशन किया AAA का, मतलब 3 नाइट्रोजन बेस को एक साथ ऐड किया। अब बताओ पहला कोडोन, यहां पे अगर मैं अब पहला कोडोन आपसे पूछूं तो फर्स्ट कोडोन तो बच्चों AUG होगा, फर्स्ट तो AUG होगा। अब बताओ ये यहां पर A ऐड हो गया तो सेकंड कोडोन AA बनेगा, बिल्कुल। अब थर्ड फिर से क्या जाएगा, CU आएगा, फोर्थ आएगा GUU, और ये आ जाएगा CGU। अब हम इन नॉर्मल कोडोन से कंपेयर करें, नॉर्मल से कंपेयर करें, पहला वही है। अच्छा यहां जो दूसरा था अब यहां तीसरा बन जाएगा, तीसरा वाला यहां चौथा बन गया, चौथा वाला यहां पांचवा बन गया। मतलब इस एक को छोड़ दिया जाए, इस एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो वही के वही आ रहे। मतलब 3 ऐड करने पर सब गड़बड़ नहीं हुए, 3 ऐड करने पर केवल एक एक्स्ट्रा आ गया, बाकी तो वही सेम वाले ही रहे। मतलब ये जो इतने भी थे ये वाले तो बस चेंज हुआ, बाकी ये वाले तो सेम ही रहे। तो बताओ 3 ऐड करने पर, 3 के मल्टीपल में ऐड करने पर सारे बदल गए या एक बदला, केवल एक बदला, बाकी तो सब पहले जैसे तो है, सेम ही तो है। यानी 3 ऐड करने पर बस यहां एक एक्स्ट्रा कोडोन आ जाता है, बाकी तो सेम रहते हैं। और यहां पर सेम रहते हैं मतलब यहां फ्रेम चेंज नहीं होती, फ्रेम इज नॉट चेंज, फ्रेम चेंज ही नहीं होते। तो 3 के मल्टीपल में ऐड करने पर, किसके, 3 के मल्टीपल में ऐड करने पर ज्यादा चेंज नहीं होता। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। बताओ 1 ऐड करने पर पूरी फ्रेम चेंज, 2 ऐड करने पर पूरी फ्रेम चेंज, लेकिन 3 या 3 के मल्टीपल में ऐड करने पर ज्यादा चेंज नहीं आता। 3 या 3 का मल्टीपल मतलब 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो 3 के मल्टीपल में चेंज करने पर इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछेंगे, कितने के एडिशन पर फ्रेम में चेंजेस नहीं होगा, तो कितने के एडिशन पर, 3 या 3 के मल्टीपल पे ऐड करने पर फ्रेम में चेंजेस नहीं होगा, एक ऐड करने पर तो पूरी पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है। अच्छा यहां नाइट्रोजन बेस को हम ऐड कर रहे हैं तो ये तो क्या कहलाता है, एडिशन। और ये याद रखना, जहां ऐड हुआ उसके बाद के चेंज होते हैं, पहले में गड़बड़ नहीं होती, पहले तो एज सच ही रहते हैं। जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई सबको अच्छे से।
अच्छा, ये तो लिया हमने एडिशन का केस। अगला केस लेते हैं डिलीशन का। डिलीशन को समझाने के लिए फिर से वही एमआरएनए ड्रॉ किया और इस एमआरएनए पर नॉर्मल कोडन आपसे बनाने के लिए कहा गया। बना सकते हो। पहला तो यही AUG, दूसरा CUA, तीसरा GUU, चौथा आ गया CGU, इस तरह से बन गए। अब यहां पर क्या किया, इस C का डिलीशन कर दिया। मतलब ये जो C है, इस C को यहां पर डिलीट कर देते। ये जो C यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको डिलीट कर देते। अब बताओ, पहला कोडोन AUG, दूसरा बोलो बच्चों UAG, तीसरा बोलो UUC। तो इस तरह से बताओ, दूसरा चेंज हुआ, तीसरा चेंज हुआ, तो आगे की पूरी फ्रेम चेंज हो जाएगी। और जितनी भी पूरा, अगर मैं इस एमआरएनए पर और नाइट्रोजन बेस लिखता तो आगे के सारे चेंज होते जाएंगे। मतलब यहां से जहां ये डिलीशन हुआ, इसके आगे के पूरी शिफ्ट हो जाती है। मतलब यहां फ्रेम चेंज हो जाती है, क्योंकि आपने कितना डिलीट किया, 1। अगर मैं 2 डिलीट करता तो तब भी चेंज, 3 डिलीट करता, मान लीजिए इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, कितने, 3 अगर डिलीट कर देता, पूरा पेयर ही डिलीट कर देता, तो फिर इतना चेंज नहीं आता। क्वेश्चन वही है, कितने के मल्टीपल पर डिलीट करने पर ज्यादा चेंज नहीं आएगा, 3 या 3 के मल्टीपल्स पर। 1 ऐड करने पर फ्रेम चेंज, 2 ऐड करने पर फ्रेम चेंज, लेकिन 3 के ऐड करने पर ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो 1 ऐड करना, वैसे नॉर्मली 1 या 2 ही ऐड होते हैं, 3 ऐड हो जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। 1 ऐड होती सब गड़बड़ हो जाता है, और 1 भी ऐड हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो 1 ऐड होने पर आगे की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कितने टाइप का था, 2 टाइप का। एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है, और इसमें फ्रेम गड़बड़ होती है, इसलिए इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। और याद रखना, जहां ये डिलीशन होता है, याद रखिएगा, जहां ये डिलीशन होता है, जहां डिलीशन हुआ उसके पहले नहीं, उसके बाद के कोडोन चेंज होंगे, और उसके बाद के कोडोन चेंज होंगे तो उसके बाद के जितने भी अमाइनो एसिड सारे चेंज होते जाएंगे। अच्छा, बाद के सारे अमाइनो एसिड चेंज होंगे तो यहां पर एक नए तरह का प्रोटीन बनेगा, जो कि कई तरह से डिफरेंट टाइप का बनेगा। अच्छा, इसमें नए टाइप का ही प्रोटीन बन जाता है, यह डेंजरस होता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की एक खास बात यह होती है, ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन द रीडिंग फ्रेम ऑफ जेनेटिक कोड इज चेंज। वही रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाती है जहां फ्रेम शिफ्ट हुआ है, जहां चेंज हुआ है। अच्छा, इट लीड्स टू चेंजेस इन मैक्सिमम अमाइनो एसिड इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जहां चेंज हुआ उसके बाद के जितने भी है सब चेंज होते जाएंगे। स्टार्टिंग के चेंज नहीं होते, लेकिन बाद के सारे मैक्सिमम चेंज हो जाएंगे। अच्छा, चेंज हो जाते हैं तो एक न्यू प्रोटीन इज फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। जो प्रीवियस प्रोटीन था उससे डिफरेंट टाइप का बनेगा, और डिफरेंट टाइप का प्रोटीन बनेगा तो बॉडी में हो सकता है वो काम भी ना करे, और काम नहीं करेगा तो इसका मतलब ये मोर डेंजरस होता है, मोर हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू सब्सटीट्यूशन। क्योंकि सब्सटीट्यूशन में इतने कोडोन खराब नहीं होते, फ्रेम शिफ्ट में तो आगे के सारे कोडोन खराब होते, तो ये मोर डेंजरस होता है। इसका एग्जांपल आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। जैसे याद रखना, 2 इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं मैं, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया तो सब्सटीट्यूशन का एग्जांपल था, सब्सटीट्यूशन का एग्जांपल था, और उसमें भी याद करो ट्रांस वर्जन का एग्जांपल था, ट्रांस वर्जन का एग्जांपल था, कौन सा, सब्सटीट्यूशन। और थैलेसीमिया, थैलेसीमिया किसका एग्जांपल है, फ्रेम शिफ्ट का एग्जांपल है। तो ये 2 एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों एग्जांपल को भी आप ध्यान रखिए। बात समझ में? तो ये थे जीन या पॉइंट म्यूटेशन आउटलाइन। जीन म्यूटेशन 2 टाइप, कौन कौन से, फ्रेम शिफ्ट और सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन 2 टाइप, ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन। फ्रेम शिफ्ट 2 टाइप, एडिशन डिलीशन। तो ये बच्चों जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन होता है। क्लियर? एक वर्ड यहां पर अब आता है और वो है म्यूटाजन। म्यूटाजेंस बच्चों उसको कहते हैं ऐसे फैक्टर या ऐसे कोई भी चीज जो म्यूटेशन कोस कराती है। जो भी म्यूटेशन कोस कराती है उसको म्यूटाजन कहते हैं। म्यूटाजन मतलब आर दो सब्सटेंस विच कोस म्यूटेशन, जिसकी वजह से भी म्यूटेशन हो जाए वो कहलाते हैं म्यूटाजन। अब ये म्यूटाजन केमिकल भी हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल होते हैं जो म्यूटाजन का काम करते हैं। इसमें कई सारे होते हैं, जैसे डीडीटी का नाम आप जानते हैं, 2,4-D, इस तरह के बहुत सारे आते हैं जो म्यूटाजन का काम करते हैं। इनमें सबसे फेमस है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेस। म्यूटाजन में सबसे फेमस नाम यूवी रेस। ये यूवी रेस एक तरह का बहुत ही फेमस म्यूटाजन होता है। यूवी रेस करती क्या है, यूवी रेस फॉर्म्स थाइमिन डाइमर। ये थाइमिन का डाइमर, 2 थाइमिन को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसको ऐसे समझिएगा, ये कोई सीक्वेंस है, यहां पर ये टीटी पास है, अब इसके ऊपर यहां यूवी रेस आई, तो यूवी रेस क्या करती है, इन दोनों थाइमिन को ही आपस में जोड़ देती है।
और थाइमिन को जोड़ देती है तो इससे थाइमिन का डाइमर बनता है। तो ये थाइमिन के डाइमर बनाने का काम कर देती है। तो यूवी रेस का काम थाइमिन को आपस में चिपकाना, और थाइमिन आपस में चिपकेगा तो इससे थाइमिन का फाइनली डाइमर बन जाता है। तो ये डाइमर बनाने का काम करते हैं। इस डाइमर बनने की वजह से प्रॉपर आरएनए नहीं बनते, प्रोटीन नहीं बनते, और इस वजह से कई तरह की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो म्यूटाजन में सबसे बेस्ट एग्जांपल यूवी रेस। अच्छा, आपसे पूछा जाए क्या केमिकल म्यूटाजन हो सकते हैं? यस, बहुत सारे केमिकल है जो म्यूटाजन का काम करते हैं। बहुत सारे केमिकल होते हैं, जैसे डीडीटी होता है, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट होता है, इथाइल मीथेन सल्फोनेट होता है, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। रेडिएशन भी म्यूटेशन करती है, जैसे सबसे फेमस नाम यूवी रेस। इसके अलावा अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, वो भी म्यूटाजन का काम कर सकती है, वो भी म्यूटाजन होती है। क्लियर? लेकिन सबसे फेमस कौन है? तो यूवी रेस। आपकी एनसीईआरटी में केवल यूवी रेस का नाम लिखा है, तो आप इसको ध्यान रखें। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझेंगे, और वो है कुछ स्पेशल पॉइंट्स। म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट है, इन पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। इन स्पेशल पॉइंट में सबसे पहला, मोस्टली म्यूटेशंस आर हार्मफुल। म्यूटेशन से मैक्सिमम टाइम बॉडी में नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इन म्यूटेशन से डिजीज ही होती है, और डिजीज से कोई फायदा तो होता नहीं है। डिजीज तो हमेशा नुकसान ही करती है। तो मोस्ट ऑफ टाइम आप देखोगे म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, और कई बार तो इतने हार्मफुल होते हैं कि ये पर्सन की डेथ तक कर सकते हैं, लीथल टाइप के होते हैं। तो सम टाइम दे आर लीथल। लीथल मतलब पर्सन को ये मार सकते हैं, ये बहुत ही घातक टाइप के होते हैं, विच लीड टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की डेथ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हार्मफुल होते हैं, और कई बार तो इतने हार्मफुल होते हैं कि ये पर्सन को मार सकते हैं, मतलब ये लीथल टाइप के होते हैं। अच्छा, म्यूटेशन से रिलेटेड एक बात मैं आपसे पूछूं, क्या ये हमेशा हार्मफुल है? नहीं, सम टाइम ये फायदा दे सकते हैं, तो सम टाइम ये कई बार बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, शरबती सोनारा। याद करो, एमएस स्वामीनाथन साहब ने वैरायटी बनाई थी शरबती सोनारा, पूसा लेरमा। वो गामा रेस से बनाई गई थी, म्यूटेशन से बनाई गई थी, और म्यूटेशन से जो वो वैरायटी बनी थी उससे इंडिया में प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था, और इंडिया में जब फूड का प्रोडक्शन बढ़ा तो उससे तो फायदा ही हुआ। तो म्यूटेशन सम टाइम फायदेमंद हो सकते हैं, और म्यूटेशन से प्लांट की नई नई वैरायटी का बनना, इसी को कहते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशन से नई वैरायटी तैयार हो जाए उसको म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल था शरबती सोनारा, वो म्यूटेशनल ब्रीडिंग से बनाई गई है, बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दो तरह के म्यूटेशन होते हैं। फॉरवर्ड से क्या मतलब है? अगर कोई वाइल्ड जीन, मतलब वही नॉर्मल जीन, म्यूटेंट में चेंज हो तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब म्यूटेंट का बनना, तो म्यूटेंट बन जाए तो फॉरवर्ड। लेकिन मान लीजिए इसके अंदर भी म्यूटेशन कराए, म्यूटेंट में भी फिर एक नया म्यूटेशन कराया, और ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, मतलब वापस वाइल्ड फॉर्म में आ जाए, तो इसको बैकवर्ड कह देंगे। तो ये दो तरह का हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। मतलब वाइल्ड से म्यूटेंट का बनना फॉरवर्ड, और म्यूटेंट से वापस वाइल्ड का बनना ये बैकवर्ड कहलाता है। तो ये इस तरह से दो तरह का चलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तीन तरह की टर्म होती है, सिस्ट्रोन, म्यूटोन और रेकॉन। इनमें से बच्चों सिस्ट्रोन तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, एक बार फिर उसको समझिएगा। यहां पर ये जीन है, ये दोनों क्रोमोसोम समझाने के लिए थे कि होमोलोगस है। इस जीन से यहां पर बना आरएनए, आरएनए से फिर बना वन पॉलीपेप्टाइड। तो बताओ, यहां जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होगी, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, उसकी इंफॉर्मेशन पूरे क्रोमोसोम पे है या इस पार्ट में? इसी से तो आरएनए बना, तो इसी से इंफॉर्मेशन आई। तो यहां पर इस पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन यहां बैठी है, तो जहां ये इंफॉर्मेशन होती है उसको हम सिस्ट्रोन कहते हैं। हमने सीखा भी था, सिस्ट्रोन डीएनए का वो पार्ट जिस पर एक पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन हो, उसी को हम सिस्ट्रोन कहते हैं। तो डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या बन गया? सिस्ट्रोन बन गया। अगला वर्ड आता है म्यूटोन। मान लीजिए बच्चों, यहां पर कोई जीन थी, यहां पर भी वही जीन थी, इस जीन में यहां ग्वानिन था, और यहां पर ग्वानिन के बजाय जब इसमें म्यूटेशन हुआ तो यहां थाइमिन आ गया, यहां थाइमिन आ गया। नॉर्मली यहां जी था, लेकिन म्यूटेशन की वजह से क्या आ गया? थाइमिन। तो बताओ, पूरे क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुआ या इस पॉइंट पर? तो जहां इस पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ, इसी पॉइंट को कहा जाता है म्यूटोन। म्यूटोन मतलब जहां म्यूटेशन हो जाता है वही म्यूटोन है। तो म्यूटोन किसको कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच अंडरगोज म्यूटेशन। तो डीएनए का वो पार्ट जो म्यूटेशन में आ रहा है, उसी को हम कहते हैं म्यूटोन। इसी तरह से वर्ड आता है रिकॉन। रेकॉन क्या होता है? मान लीजिए ये बच्चों जीन है, अब यहां का पार्ट यहां जाए, यहां का पार्ट यहां जाए, मतलब दोनों में से एक्सचेंज हो। एक्सचेंज की प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसका दूसरा नाम होता है रिकॉम्बिनेशन।
मतलब इनमें इनका पार्ट ऐसे एक्सचेंज हो जाता है, यही रिकॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, ये एरिया क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, पूरा पार्ट नहीं, क्रोमोसोम का ये एरिया क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, तो इसी को ही रेकॉन कहते हैं। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर का दूसरा नाम रिकॉम्बिनेशन, तो ये एरिया रिकॉम्बिनेशन कर रहा है, इसलिए इसको रेकॉन कहा जाता है। रेकॉन मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच अंडरगोज क्रॉसिंग ओवर, मतलब जो क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करता है, रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसको रिकॉन कहा जाता है। तो 3 तरह के वर्ड है, म्यूटॉन, सिस्टोन, रेकॉन। कई बार ऑप्शन में ये वर्ड आते हैं, तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक आउटलाइन, सिस्टोन मतलब सबको आना चाहिए, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की इंफॉर्मेशन हो तो सिस्टोन। जहां पर भी म्यूटेशन हो जाए, मान लीजिए यहां म्यूटेशन हुआ, तो ये जो म्यूटेशन जहां हुआ वो एरिया म्यूटॉन, और जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, कहीं पर भी डीएनए के जिस पार्ट में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, उस एरिया का नाम रिकॉन कहा जाता है। तो ये जो 3 तरह के वर्ड है, ये तीनों तरह के वर्ड बच्चों आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन रेकॉन, कौन म्यूटॉन, कौन सिस्टोन होते। म्यूटेशन में एक लास्ट पॉइंट और बचा है। यहां पर म्यूटेशन में सबसे पहले एक कंडीशन ली हमने, कोडोन लिया यूजीयू। यूजीयू ये कोड करता है सिस्टीन को। यूजीयू किसको कोड करता है? सिस्टीन को। अब इसके अंदर जब म्यूटेशन किया गया, तो म्यूटेशन करने के बाद बना यूजीसी। अच्छा, यूजीयू कोड करता है सिस्टीन को, यूजीसी आया, यू के प्लेस पर, यहां जो यू था उसके प्लेस पर यहां सी आया, तो यू के प्लेस पर सी आया, मतलब म्यूटेशन तो हुआ। लेकिन इस म्यूटेशन से यहां अमाइनो एसिड अभी भी सिस्टीन आया। तो बताओ, पहले अमाइनो एसिड कौन सा था? सिस्टीन। अभी भी कौन है? सिस्टीन। अमाइनो एसिड सेम रहा या बदल गया? पहले सिस्टीन था, सेंस अभी भी सिस्टीन का है, तो अमाइनो एसिड सेम रहा, तो ऐसे म्यूटेशन को सेम सेंस म्यूटेशन कहते हैं। सेम सेंस क्यों कहा? क्योंकि अमाइनो एसिड का सेंस वही है, और सेंस वही है, इसलिए इसको नाम दिया गया सेम सेंस म्यूटेशन। तो ऐसा होता है बेटे, ऐसा नहीं कि म्यूटेशन से हर बार अमाइनो एसिड बदलेगा ही, म्यूटेशन से कई बार अमाइनो एसिड वही भी आ सकता है, तो इसी म्यूटेशन को कहा जाता है सेम सेंस म्यूटेशन। अच्छा, इस बार यहां पर म्यूटेशन हुआ और यहां आ गया यूजीए। बताओ, यू के बजाय यूजीए आ गया। यूजीए होता है स्टॉप कोडॉन। अब बताना, स्टॉप कोडॉन पर किसका सेंस होता है? स्टॉप कोडॉन पर किसी भी अमाइनो एसिड का सेंस नहीं होता है, तो ऐसे म्यूटेशन को नाम दे देते हैं नॉन सेंस। किसी का सेंस नहीं है, सेंसलेस है, तो नाम दे दिया नॉन सेंस म्यूटेशन। इसी तरह से यहां पर इस बार म्यूटेशन के बाद यूजीजी बना। क्या बना? यूजीजी। ये ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। बताओ, पहले था सिस्टीन का सेंस, म्यूटेशन के बाद आ गया ट्रिप्टोफैन का सेंस, तो अमाइनो एसिड सेम रहा या बदल गया? अमाइनो एसिड बदल गया, तो अमाइनो एसिड चेंज हो गया, मिस हो गया, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया मिस सेंस म्यूटेशन। तो ये 3 तरह के होते हैं, सेम सेंस, नॉन सेंस, मिस सेंस। अमाइनो एसिड वही रहे तो सेम सेंस, अमाइनो एसिड के बजाय वहां पे स्टॉप कोडॉन आ जाए, कौन सा? स्टॉप कोडॉन आ जाए तो नॉन सेंस, और अमाइनो एसिड ही बदल जाए तो उसको मिस सेंस कहते हैं। तो इस तरह से ये म्यूटेशन में 3 स्पेशल टाइप होते हैं, यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे कभी आपसे पूछा जाए कि मिस सेंस किसको कहते हैं, सेम सेंस किसको कहते हैं, नॉन सेंस किसको कहते हैं, तो क्या इनके मीनिंग आप बता सकते हैं? यस, इनके मीनिंग आप सबको अच्छे से आना चाहिए कि किसे कब क्या कहा जाता है। तो हमने यहां पर म्यूटेशन को डिटेल में समझा। म्यूटेशन को ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया था, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के 2 पार्ट किए थे, याद करो, हेट्रोप्लॉइडी, क्रोमोसोमल एब्रेशन। हेट्रोप्लॉइडी के फिर 2 टाइप थे, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। इसके बाद यहां पर जीन म्यूटेशन के 2 पार्ट, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इस तरह से इस म्यूटेशन को आप अच्छे से ध्यान रखें, इसमें टर्म अच्छे से याद रखना। जितना भी म्यूटेशन पढ़ाया गया, इसमें एक तो एन्यूप्लॉइडी के केस इंपॉर्टेंट है, और वो सब्स्टिट्यूशन और फ्रेम शिफ्ट जो समझाया गया था, वो केसेस इंपॉर्टेंट है। तो इन पर बच्चों आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। और लास्ट में ये जो वर्ड बताया, मिस सेंस, नॉन सेंस, सेम सेंस, इस पर भी आप फोकस रखिएगा। क्लियर?